वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, यानी शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा BA 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों के लगातार कमेंट्स और व्हाट्सएप पे लगातार एसएमएस आ रहे थे कि सर जी पेपर 2 का शिक्षा शास्त्र का आपने महासंग्राम नहीं दिया। पेपर 1 का मैंने दे दिया था, पेपर 2 में थोड़ा लेट था, समय नहीं मिल पाया मुझे। तो आज ही आपकी परीक्षा है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। तो बिल्कुल टेंशन लेने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप आसानी से इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर होंगे। आइए चर्चा करते हैं। BA पंचम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 2, जिसके अंतर्गत शैक्षिक सांख्यिकी यानी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जानना है, उसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, माध्य की परिभाषा लिखिए। माध्य क्या होता है? तो माध्य जो होता है किसी समंक माला का समांतर माध्य होता है। माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। अंकगणितीय भाषा में माध्य को औसत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत कहलाता है। तो माध्य जो होता है किसी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समानांतर माध्य यानी कि यक्ष से प्रदर्शित समांतर माध्य को करते हैं। दो प्रकार का होता है ये, एक सरल समांतर माध्य और एक भारित समांतर माध्य। ठीक है। अगर बात की है इसके सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है? इसको x या मॉड x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसका सूत्र होता है सिग्मा यक्स बटे यन, जहां पर यक्स जो है ये यक्स जो है संख्या है, मतलब समांतर माध्य है, और सिग्मा मतलब जोड़ होता है। ठीक है। तो ये जोड़ यानी किसका जोड़? सभी संख्याओं, जितनी समंक माला दी गई है उन सभी को जोड़ दो, और कितनी संख्याएं दी गई थी तो वो नंबर ऑफ जो है जितनी भी मतलब नंबर दी गया है, जितना भी संख्या दी गई उसी को यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यानी कितनी संख्याएं दी गई, अभी एक सीरीज दी गई है, इसको इसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सीरीज आपको दी गई है, यहाँ पर देखें ऐसे आपको दिया जाएगा, ये समंक माला है पूरा का पूरा। इसमें आपको कहा जाए कि निम्न का समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले आप देखें, गिन लीजिए कितनी संख्या है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, सात संख्या, आठ संख्या। आठ संख्या है ना, तो लिख लिया हमने यहाँ पर 8, यानी n बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अब देखिए इन सभी को जोड़ लो। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? जोड़। सिग्मा माने जोड़ होता है। ये सिग्मा कैपिटल सिग्मा है, इसका मतलब जोड़ होता है। यक्स का मतलब होता है ये सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए आप। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो जो आएगा वो सिग्मा एक्स हो जाएगा। और नंबर कितना दिया? यन बराबर कितना निकला? 8 ही निकला। 8 संख्या है तो यन 8 हो जाएगा। बस इन्हीं सभी को जोड़ लो और यन से यानी 8 से भाग दे दो, जो निकलेगा वो समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका 160 होगा। इस सभी को जोड़ेंगे तो वो 160 होगा। वैसे आप थोड़ा सा गणित अगर लगाएं तो 25 यहाँ पर दिया गया है, 26 यहाँ पर दिया गया और 25 24 यहाँ पर। तो यहाँ का एक यहाँ पर उठाओगे तो 25 25 3 हो गया, 25 3 75। ठीक है। 75 की बात की है, 75 2 77 हो जाएगा। 77 और 20 कितना हो जाएगा? 97। 97 और 20 कितना हो जाएगा? 97 और 10 मतलब 97 और 20 117 हो जाएगा। ठीक है। 17 117 117, और 117 में फिर आप 12 जोड़ेंगे तो 119 और 129 हो जाएगा ये। ठीक है। 129 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में फिर 15 आप 145 में जोड़ेंगे तो 15 45 कितना होता है? 60। 160 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 160 इसका करेक्ट जोड़ है। तो 160 इन सभी को जोड़ा आपने तो 160 आ गया। ठीक है। और कितनी संख्या मिली थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो 8 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो 8 से भाग दो, 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16, जीरो उतर गया यहाँ पर वैसे, तो 20/1 यानी कि 20 ही होगा। तो क्या निकला यहाँ पर? 20, यानी कि 20 क्या है? समांतर माध्य। दी गई श्रेणी में क्या है? 20 जो है वो समांतर माध्य है। मतलब कि अगर 20-20 संख्या मतलब 20-20 सामान या 20-20 रुपया आठों में बराबर बराबर बंट जाएगा आपका। देखेंगे 160 रुपया है ऐसे समझे, और उसको 8 लोगों में बांटना बराबर बराबर, तो 20-20 रुपया देंगे तब बंट जाएगा। ठीक है। 8 लोगों में
20-20 रुपया। तो वही बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत कहलाता है, और औसत को ही समांतर माध्य कहते हैं। तो आपको माध्य क्लियर हो गया यहाँ पर कि माध्य निकाला कैसे जाता है, तो समझ में आ गया माध्य। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, जिसको यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है n+1/2वां पद। ठीक है, यहाँ तक ये सूत्र होता है इसका। यम बराबर क्या होता है? मीडियन बराबर या माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ठीक है, n प्लस क्या हो, n मतलब क्या होता है? कितना संख्या है, उस संख्या में एक जोड़ करके 2 से भाग दे दो, और उसको एक प्रकार से जो संख्या आए, तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पर अगर 4 संख्या थी, मतलब यहाँ पर 5 संख्या थी, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 को 2 से भाग दे देंगे। अच्छा, संख्या जो देगी वो विषम में संख्याएं हमेशा आपको मिलेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे, तभी बीच का नंबर आपका निकलेगा। जैसे एक अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, अभी मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, इसी उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है 5, 7, 9, 12, 10, 8, 7, 14, 20। अब ये देखेंगे ऊबड़ खाबड़ संख्या दी गई। कैसी दी गई भैया? ऊबड़ खाबड़ दी गई। अब ऊबड़ खाबड़ दीन गए तो यह कौन में हल करबो? यह का हल कर एक तरीका का है, या तो यह का जो है असेंडिंग आर्डर में लिख लियो या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लियो। असेंडिंग मतलब होते बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग माने होते घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? बढ़ते क्रम में लिख ली इनका है। तो सबसे छोट संख्या हम लिख ली हन 5, फिर कौन वैसे छोट संख्या 7, 7 लिख ली हन, फिर बहुत छोट कौन ही अमन 7 है, 7 लिख ली इनका। फिर 7 से मतलब कि 7 से बड़ी कौन है? 8 है, 8 का लिख लियन। फिर 8 से थोड़ी बड़ी कौन है? 9 है, 9 का लिख ली इनका। ठीक है, 9 से बड़ी कौन है? यहाँ देखो 10 है, 10 लिख ली इनका। 10 से बड़ी कौन है? 12 है, 12 लिख ली इनका। 12 से बड़ी श्रृंखला में कौन है? 14 है, 14 लिख ली इनका। और फिर वैसे बड़ी 14 से 20 है। तो ये प्रकार से हम क्या कर लिहन, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिहन। ठीक है, तो यहीं पर अंग्रेजी में लिखा है गिवन आइटम आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एज, मतलब कि इसको बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में लिखने पर ये श्रेणी हमको प्राप्त होती है, और आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अब चाहो तो आप यहाँ से 5 से लेकर 20 तक लिख लियो, और चाहे तो 20 सबसे पहले लिख लियो। ठीक है, फिर 14 लिख लियो, फिर 12 लिख लो, फिर 10 लिख लो, तो भी उत्तर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे घटते से बढ़ते क्रम में लिखो, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिखो। माध्यिका निकालने में आपको संख्या ऊबड़ खाबड़ दी जाएगी। उन्हीं ऊबड़ खाबड़ संख्याओं को आपको एक तो एक क्रमबद्ध तरीके से सजा लेना है। घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर दो? गिन लो कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कई संख्या बाबू? 9 संख्या है। कितना संख्या है? 9 संख्या है। अभी 9 संख्या हो गए। देखो हमेशा कौन में रावत है? आपके विषमय संख्या टाइप के आए, 9 आए, 7 आए, चूंकि तब भाई बीच का निकाल कैसे 9 संख्या हुए, तब भाई देखो 4 यहरिया कह देबो और 4 यहरिया कह देबो, तो वैसे उत्तर यहाँ पर देख लो 9 आए। उत्तर तहार कौन आए? 9 आए। लेकिन कैसे हम पता लाग? चूंकि यहाँ तो देख लें छोट संख्या है, यानी यहाँ पर मैंने देख लिया कि छोटी श्रृंखला थी, तो 4 इधर कर दिया, 4 इधर कर दिया, तो ये माध्यिका निकल गई। माध्यिका का मतलब होता है मध्यमान। क्या मतलब होता है? मध्यमान। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखें इसमें कैसे आएगा। देखिए 9 संख्या है। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं आपको, n+1/2वां पद पर मान n के जगह पर क्या रखेंगे? 9। चूंकि 9 संख्या है तो 9 कर दिया, 1 जोड़ देंगे यानी 10 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, 10/2 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 यानी 5वां पद। 2वां पद था तो 5वां पद यहाँ पर हो जाएगा। n+1/2वां पद ये है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5वां पद आपका निकलेगी। क्या निकलेगी? 5th वैल्यू निकलेगी। अब दी गई श्रृंखला में आप देखें, जो आपने यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में नंबर लिखा था, इसमें आप देखेंगे 5वां पद कौन सा है? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां आपका 9 है। आप इधर से भी गिनेंगे तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां ये। अब आप देखेंगे बीच की संख्या जो होती है वही आपकी क्या होती है? वही आपकी भैया क्या होती है? वही आपकी माध्यिका होती है। ये बात ध्यान। तो 4 इधर, जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, जितने पद ऊपर होंगे उतने पद नीचे होंगे, उसी को माध्यिका बोला जाता है। तो ये माध्यिका आपकी निकल गई। यहाँ पर देखेंगे 5th वैल्यू ऑफ आइटम इज 9, अतः 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि क्या है?
तो सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर के हम ऐसे समुदाय के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं जिसको सांख्यिकी की भाषा में समष्टि कहा जाता है। समष्टि का मतलब सीधा सीधा होता है कि छोटे से चीज का पता लगा करके आप किसी बड़े पैमाने पर अपना रिसर्च कर लें। ठीक है, एक समष्टि से हमारा अभिप्राय उन सभी दत्तों माने जो हमको आंकड़ा प्राप्त है उनसे है, जो किसी एक विशिष्ट प्रयोग में संभवतः प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए सांख्यिकी के दृष्टिकोण से एक समष्टि वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में विभिन्न परिणामों के प्रतिदर्श यानी नमूने द्वारा हम समष्टि के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं उदाहरण के रूप में, जहां एक और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज के सभी दत्त माने जो डाटा हमको प्राप्त है, आंकड़ा जो है दत्त मतलब प्राप्त, ठीक है, तो सभी प्राप्त एक समष्टि का निर्माण करते हैं जितने गेहूं की उपज है। वहां यदि हम 10 जिलों की उपज से उत्तर प्रदेश की उपज का अनुमान लगाना चाहें तो यह 10 जिलों की उपज का एक प्रतिदर्शन मात्र होगी। मतलब अगर ऐसे समझें कि समष्टि का सीधा सा मतलब क्या होता है कि एक बड़े, जैसे मान लेते हैं आपका 25 लीटर दूध है। अब क्या 25 लीटर दूधवा का फैटवा आप जो है इकट्ठे नाप लेते हैं? क्या नहीं नापते हैं ना। तो 25 लीटर दूध है, अब इसको आपको चेक करना है तो इसमें क्या करेंगे आप, इसी में से मुश्किल से 10 ग्राम जो है एक सैंपल में दूध निकालते हैं और एक डेयरी पे मशीन आती है, मैंने डेयरी देखी है, ठीक है, हमारी एक दुकान है किराने की, तो वहाँ पर हमारे चाचा जो है डेयरी उद्योग करते हैं, तो वहाँ पर डेयरी खोले हैं। हमारे बड़े के भैया जो है वो किराना की दुकान खोले हैं गांव में, ठीक है। तो क्या है, तो जब मैं मतलब कि मैं वैसे गांव में ही रहता हूँ, तो जब डेयरी पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सिंपल थोड़ा सा पूरे ड्राम में से थोड़ा सा दूध निकालते हैं, अब उसको मशीन में लगाते हैं, उसके बाद में वो मशीन उसमें बता देती है इतना फैट हुआ, इतना इसका दाम निकलेगा, ठीक है, फैट बताएगा और उसका रेट भी बता देगा मशीन। तो फिर देखें, और उसके हिसाब से अब पूरे के पूरे 2500 लीटर दूध का वही 10 ग्राम दूध जो है पूरी की पूरी व्याख्या कर दे रहा है कि भाई 25 लीटर दूध का पूरी जो है क्वालिटी कौन बता रहा है, 10 ग्राम दूध बता रहा है। तो ये समष्टि की व्याख्या हो गई। तो समष्टि माने यही होता है कि जब बड़े क्षेत्र या बड़ी चीजों का छोटी चीज जो है क्या कर दे, इसी को प्रतिदर्श प्रणाली भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रतिदर्श टाइप का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा लिखिए। सांख्यिकी की बात की जाए तो अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति जो सांख्यिकी की हुई है स्टेटिस्टिक्स शब्द से बना हुआ है सांख्यिकी हिंदी में, और लैटिन भाषा के शब्द से हुई है स्टेटिस्टिक्स की उत्पत्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में हुआ करता था। सांख्यिकी का आधुनिक युग में अर्थ जो है वो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। अब इस वर्ष इस शब्द का अर्थ जो है उस रीति अथवा उन रीतियों से लगाया जाता है जो संख्यात्मक जो डाटा होते हैं, जो तथ्य होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिकल्स जो डाटा होते हैं उनमें प्रयोग, उनको संयोजन करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान हैं जो कि सांख्यिकी की परिभाषा अपने अपने हिसाब से देते हैं। उन्हीं विद्वानों की थोड़ी परिभाषाओं पर मैं नज़र डालता हूँ। देखें, पहले विद्वान है सेलिगमैन। सेलिगमैन महोदय कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है। तो सबसे पहले इन्होंने सांख्यिकी को क्या कहा, एक विज्ञान कहा, अर्थात सांख्यिकी की प्रकृति की अगर बात करें तो साइंटिफिक है। किसके अनुसार? सेलिगमैन के अनुसार। कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो क्या करती है, किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र की यानी इकट्ठा की गई संख्यात्मक सामग्री, मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को इकट्ठा करना, उन्हीं मटेरियल का बंटवारा करना, वर्गीकरण करना। जो हमको डाटा मिला है, जिस क्षेत्र में हम कोई खोज कर रहे हैं तो हम खोज करेंगे, तमाम हमको डाटा मिलेंगे, उन सभी डाटों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो संकलन करना हो गया। उस डाटा को आप कैटेगराइज करेंगे कि भाई ये नीक डाटा है, एक अच्छा डाटा है, ये थोड़ा बेकार डाटा है, फिर उससे बेकार फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में आप उसको वर्गीकरण करेंगे, उपस्थापन करेंगे, ठीक है, उपस्थापन करेंगे यानी दोबारा से उसकी स्थापना करेंगे, उसको सजाएंगे, तुलना करेंगे एक डाटा की दूसरे डाटा से, व्याख्या करने में सभी डाटाओं मतलब कि जितने भी आपको आंकड़ा मिला है उन सभी आंकड़ों की व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती किसकी, इसकी बोलते हैं किसकी, सांख्यिकी की। ये बात किसने बताई? सेलिगमैन ने बताई। ब्लेयर महोदय आते हैं उसके बाद में, कहा कि सेलिगमैन जी आपने बता दिया, हम भी बताएंगे। कहा हाँ बिल्कुल आप बता दियो। तो ब्लेयर महोदय कहे लगे कि सांख्यिकी जो होती वो परस्पर मतलब कि परस्पर मतलब कि जैसे तनी तू हमें देखो तनी हम तुहका देखी, समझ रहे हो ना।
मतलब कि जितना हम आपको देख रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ व्यवहार करें या हमको देखें। मतलब कि परस्पर माने होता है यहारोस्पर क्रिया और यहारोस्पर क्रिया, ठीक है। तो सांख्यिकी परस्पर संबंधित आंकड़ों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला जिससे कि उनके संबंधों एवं अर्थों की खोज की जा सके। परस्पर संबंधित अंक जो होते हैं उनके वर्गों का विश्लेषण करने वाला जिससे कि उनके संबंधों और उनके अर्थ जो परस्पर एक दूसरे के हैं डाटा के, उसकी खोज कर सके, उसी की खोज करने वाला एक विज्ञान अथवा पद्धति या मेथड है, ठीक है। तो इसने ब्लेयर ने पद्धति भी कहा, एक मेथड कहा सांख्यिकी को, एक विज्ञान भी कहा और कहा कि जो परस्पर संबंधित आंकड़े होते हैं, अंक होते हैं, उन्हीं के वर्गों का विश्लेषण करने वाला जिससे कि क्या होता है उनके संबंध और उनके अर्थों की खोज होती है कि अर्थ क्या है और उनमें परस्पर क्या संबंध है। इन सभी की खोज सांख्यिकी नामक विज्ञान या सांख्यिकी नामक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, ब्लेयर ने कहा। इस तरीके से सांख्यिकी ये होती है। सांख्यिकी कई प्रकार की होती है, जैसे सैद्धांतिक सांख्यिकी हो गई, वर्णनात्मक सांख्यिकी हो गई, अनुमानिक सांख्यिकी हो गई, व्यवहारिक सांख्यिकी हो गई और भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी हो गई। सांख्यिकी के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। स्टेटिस्टा शब्द से बना हुआ है सांख्यिकी, ये बात ध्यान रखेंगे। लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब की स्टेटिस्टा की मतलब की, ठीक है, स्टेटिस्टा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? स्टेटस से मानी जाती है। स्टेटस का मतलब राज्य से होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से सांख्यिकी ये होती है। क्लियर? सांख्यिकी की परिभाषा कैंडल महोदय ने दिया, कहा कि सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा होती है जिसका संबंध प्राकृतिक तथ्यों के अध्ययन से है जिनको गणना अथवा मापन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा, उनके परिभाषा को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 3 बातें निकल करके आती हैं कैंडल की परिभाषा को पढ़ने के बाद में। पहली बात ये कि सांख्यिकी एक व्यवहारिक विज्ञान है, एक बिहेवियरल साइंस है। कौन? सांख्यिकी। दूसरी बात, इसके द्वारा यानी सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, आंकड़ों को सारणी में सजाया जाता है, सारणी बनाई जाती है आंकड़ों की, सूत्रों के आधार पर उन आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है सांख्यिकी के अंतर्गत। इसके अलावा लेखा चित्रों के द्वारा इन आंकड़ों का प्रदर्शन भी सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सांख्यिकी की कुछ परिभाषा मैंने आपको बताई जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा आता रहा है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को अंग्रेजी में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से होता है जिनका प्रयोग किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। समूह के अधिकांश प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं, अतः ये प्राप्तांक किस प्रकार होते हैं कि ये पूरे समूह के प्राप्तांक जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है। केंद्र के पहलू होते हैं जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति मापक जो होता है वो किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके इधर उस समूह के अधिक से अधिक प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। ये होता है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति। बेसिकली केंद्रीय प्रवृत्ति 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक होता है समांतर माध्य, एक होता है माध्यिका और एक होता है बहुलक। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? केंद्रीय प्रवृत्ति बनती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया प्रश्न है, आपने समझ लिया। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो इसका महत्व आज इसलिए है क्योंकि ये समस्त वर्गों गुणों को सूक्ष्म रूप में व्यक्त करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से विभिन्न इकाइयों के मापों को प्रदर्शित किया जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य स्थिर होते हैं, इसलिए इनका वर्णन शुद्ध और यथातथ्य होता है। तुलनात्मक अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अधिक सहायक होती है। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। शोध कार्यों में केंद्रीय प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है, इसलिए आज इसका महत्व भी बना हुआ है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसमें 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, मध्यमान किसे कहते हैं? तो मध्यमान से आशय उस संख्या से है जो मध्यमान निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों के योग में उन आंकड़ों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है।
दूसरे शब्दों में एक संख्याओं के समूह में संख्याओं के कुल योग में समूह की संख्याओं की संख्या भाग देने से जो भजनफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। मध्यमान मतलब होता है समांतर माध्य। कुल मिलाकर के अगर देखें, ठीक है, माध्य जो होता है वही आपका मध्यमान होता है, और माध्यिका जो होती है उसको मध्यांक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, मध्यांक कहते हैं। ठीक है, मध्य का अंक जो होता है माध्यिका होती है, और मध्य का जो मान होता है वो मध्यमान होता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना? देखिए, ग्रीन वाल्ड कहते हैं मध्यमान की परिभाषा को देते हुए, माध्य की परिभाषा को देते हुए, कि मध्यमान वह मूल्य है जो कि दिए गए समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। पहला प्रश्न। एफ सी मिल्स कहते हैं कि मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र होता है, जिसके जो है गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है कि उसी के बराबर बराबर अगर आप बांटेंगे तो सभी संख्याओं को पूर्ण कर दिया जाएगा। मतलब इससे पता चल जाएगा कितनी संख्या किसमें कितना कम है, किसमें कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा घोष तथा चौधरी कहते हैं कि समांतर माध्य, जिसे समांतर मध्यक या केवल मध्यक भी कहा जाता है, वह परिणाम होता है वो जो किसी चल में पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है आपका माध्य। क्लियर, इसके उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको पहला प्रश्न समझाया था, तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की विधि क्या है? तो जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब मध्यमान निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है, जिसमें समस्त पदों के योग में पदों की संख्या का भाग दिया जाता है। लेकिन जहां पदों की संख्या बहुत अधिक होती है और पद बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां के लिए यह रीति उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या दी गई है तो कितनी संख्याओं को आप लगातार जोड़ेंगे, आप कैलकुलेटर हो जाएंगे क्या, तो कितना जोड़ेंगे। छोटी श्रृंखलाएं दी होती हैं, कम संख्याएं दी होती हैं और छोटे छोटे नंबर दिए होते हैं, तो आप उसको जोड़ लेते हैं संख्याओं को। लेकिन जब यही संख्या मान लेते हैं 1000 2000 की संख्या में दिया जाए, 500 की संख्या में श्रृंखला दी हो, तो फिर उसमें आपको मध्यमान निकालने के लिए, ठीक है, ये रीति नहीं मतलब कि सामने आती है। ठीक है, उपयुक्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त यदि पद दशमलव संख्याओं में होते हैं तो भी यह रीति उपयुक्त नहीं होती है, जो हम नेट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग कठिन हो जाता है इसमें, तो इसलिए ये पद जो है या जो मध्यमान ज्ञात करने की जो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से जो हम मतलब कि सभी संख्याओं को जोड़ करके उस संख्या से भाग दे देते हैं, तो ये जो होता है हमेशा के लिए, मतलब कुछ संख्याओं में अपवाद है, जैसे दशमलव संख्याओं में आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि गुणा भाग करने में कठिनाई। ज्ञात हो जाएगा, जोड़ेंगे ट्रिक से ज्ञात हो जाएगा, लेकिन गुणा भाग करने में बड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यह होता है विधि आपकी जो वही है विधि मैंने आपको बता दी, लेकिन उसकी सीमितताएं भी कुछ थी, उसके बारे में भी बता दिया। 8वां प्रश्न, मीडियन का सूत्र बताइए। मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका या मध्यांक बोलते हैं। इसका पहला सूत्र होता है n+1/2वां पद। ये आपका होता है पहला सूत्र। ठीक है, ये सरल चीज़ों में लग जाता है और बड़े आसानी से इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे दूसरा होता है संचयी बारंबारता के अंतर्गत अगर मीडियन निकालना होता है तो देखिए L1 + n/2 - c/f गुणे i, इन सभी का गुणा कर दो आपस में, मतलब कि ये आप गुणा करके और उसके बाद में f से भाग दे दो। इसमें जो आपका L1 होता है ये निम्न लिमिट कही जाती है। ठीक है, L1 को क्या बोलते हैं? निम्न लिमिट है ये। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा आपका जो C होता है ये संचयी बारंबारता के वर्ग से नीचे का वर्ग होता है C। इसके अलावा F जो होता है आपका, F होता है मीडियन वर्ग की बारंबारता। इसके अलावा I जो होती है, I होती है मीडियन वर्गों के बीच अंतराल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और n का मतलब होता है नंबर, ठीक है, संख्या। तो इस तरीके से ये सूत्र होता है संचयी बारंबारता का, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सांख्यिकी को कम से कम शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो सांख्यिकी क्या होती है? समंकों का संकलन, उपस्थापन, विश्लेषण अथवा व्याख्या या एवं व्याख्या करना ही सांख्यिकी कहलाता है। ये सांख्यिकी की कम से कम शब्दों में परिभाषा हो गई। समंकों का संकलन करना यानी जो अंक दिए गए उनका संकलन करना, इकट्ठा करना, उपस्थापन करना, उनको प्रतीक शैली में लगाना, उनका विश्लेषण एनालिसिस करना, उसकी व्याख्या करना। ठीक है, ये सांख्यिकी होता है। फर्ग्यूसन महोदय इसी चीज को अपने हिसाब से कहते हैं कि सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों यानी सर्वे और परीक्षण यानी टेस्ट से
के द्वारा होता है, प्रैक्टिकल के द्वारा होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से होता है। तो इस तरीके से परीक्षण के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम, सर्वेक्षण माने सर्वे, परीक्षण माने जैसे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल और सर्वे के माध्यम से या के द्वारा प्राप्त जो सामग्री होती है, उसी सामग्री को इकट्ठा करना, उसी सामग्री को वर्गीकृत करना, बांटना, उसी सामग्री की व्याख्या करना, ये होता है सांख्यिकी का मतलब। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये होगी सांख्यिकी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का मध्यांक मान क्या होगा। देखिए, मध्यांक मान मतलब क्या होता है। मध्यांक मान सीधा सीधा आपका क्या हो गया, मध्यांक अगर बोले आपसे तो मध्यांक का मतलब हो गया आपका माध्यिका। ठीक है, क्या हो गई, माध्यिका होगी। मध्यमान बोलेगा तो आपका समांतर माध्य होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। श्रृंखला आपकी दी गई कैसी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमेशा आपकी विषम में अधिकतर दी जाती है, अधिकतर विषम में दी जाएगी तभी मध्य का अंक आपका निकलेगा। ये हमेशा विषम में संख्याएं होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए 9 संख्या है तो जाहिर सी बात है बीच का संख्या होगी। अब वैसे अगर आपको ज्ञात करना है, छोटी श्रृंखला दी गई है तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, वैसे आपका उत्तर आता है। लेकिन आपको यहाँ पर लिखित परीक्षाओं में लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपको ऐसे टिक लगा देना होता है। कैसे, जैसे देखिए तो ये संख्या दी गई है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या, ठीक है, उसको लिख लिया, फिर थोड़ी उससे बड़ी संख्या 10 है, 10 लिख लिया, फिर 10 से बड़ी आपकी 12 है, 12 को लिख लिया गया। ठीक है, 12 से बड़ी इसमें देखिए फिर 12 है, फिर 12 को लिख लिया। 12 से बड़ी 13 है, फिर 13 को लिख लिया। ठीक है, 13 से बड़ी 14, 14 को लिख लिया गया। 14 से बड़ी 15, 15 लिख लिया। 15 से बड़ी 16, 16 लिख लिया गया। ठीक है, 16 से बड़ी कौन सी संख्या, 17, 17 को लिख लिया गया। तो इस तरीके से आपका ये एक श्रृंखला हो गई आरोही क्रम में। अवरोही माने होता है घटते क्रम में लिखें, जैसे 17 पहले लिखते, ठीक है, फिर 16 लिखते, फिर 15 लिखते, फिर 14 लिखते, फिर 13 लिखते, फिर 12 लिखते, फिर 12 लिखते, फिर 10 लिखते और फिर 8 लिखते। तो ये हो जाता आपका अवरोही क्रम। तो इसमें भी उत्तर आएगा वही सेम, और इसमें भी वही सेम उत्तर आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यही आपका हो जाएगा 13 जो होएगा यही उत्तर आएगा आपका। कैसे, क्योंकि बीच की संख्या वैसे आपको दिख रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना है, घटते बढ़ते क्रम में एक सीरियल से। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 लिख लिया गया, n बराबर 9। मीडियन का सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, अब n कितना है, 9 है, 9+1/2 यानी 9 एक कितना होता है, 10 होता है, 10/2, 2 पंचे 10, 5 आया यानी पांचवा पद। पांचवा पद श्रृंखला में क्या दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13 दिया गया, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पर 9+1/2 10/2 यानी कि 5वां नंबर। अब 5वें नंबर पर आपका कौन सा होगा, 5वां नंबर पर आपके 13 आ रहा है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, मध्यांक निकल गया। क्लियर। अब मध्यांक की परिभाषा बताइए, प्रश्न आपसे मध्यांक और माध्यिका क्या होती है, एक ही होता है। क्लियर। तो मध्यांक से आशय किसी पद समूह में उस बिंदु अथवा पद से होता है जो पदों के समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, बीच में एक संख्या, तो वही हो जाएगी आपकी मध्यांक। ठीक है, इधर भी उतनी संख्या, इधर भी उतनी संख्या, चाहे ऊपर नीचे की बात करें तो ऊपर उतनी संख्या जितनी नीचे संख्या। तो इस तरीके से मध्यांक जो होता है वही होता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। उस बिंदु के नीचे के आधे पद होते हैं और उसके ऊपर के आधे पद होते हैं। क्लियर। मध्यांक निकालने के लिए यह आवश्यक होता है कि समूह में पदों को आरोही क्रम में रखा जाए, और मध्यांक को विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के द्वारा बताया गया है। देखें, जैसे कि प्रोफेसर बाउले कहते हैं कि यदि एक समूह के 2 पदों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए, जब लगभग मध्य का पद मूल्यांक होगा या मध्यांक होगा, यहाँ पर मध्यांक कर लेंगे, मध्यांक होगा। ठीक है। इसके अलावा टेट महोदय कहते हैं कि मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, तो ये होता है मध्यांक। बिल्कुल ठीक है। अगले विद्वान है आपके जे केने और कीपिंग, कहते हैं कि मध्यांक वितरण के मध्य मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक ऐसा मूल्य कि जिस उससे कम अथवा अधिक मूल्य सामान्य बारंबारताओं के साथ होते हैं। तो ये होता है आपका मध्यांक। जाहिर सी बात है आप जान गए होंगे मध्यांक का मतलब क्या होता है, 4 पद इधर है तो 4 इधर होंगे, बीच वाला आपका हो जाएगा मध्यांक। ठीक है। मध्यांक का अर्थ लिखते हुए गणना सूत्र लिखिए। डॉक्टर जेसी चतुर्वेदी के अनुसार मध्यांक की अगर अर्थ देखें तो उन्होंने कहा
कि यदि एक श्रेणी के पदों को उनके परिणामों के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाया जाए, यानी घटते बढ़ते क्रम में, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लगाया जाए, तो बिल्कुल बीच वाली जो राशि होती है या बीच वाली जो संख्या होती है या मान होता है या माप होती है, उसी को मध्यांक कहते हैं। ठीक है, मध्यांक की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सूत्र आपका होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप अवर्गीकृत मतलब कि जो बंटवारा नहीं हुआ है, वर्गीकृत नहीं हुआ है कोई आंकड़ा, तो उसको लिए निकालने के लिए सीधा क्या होता है, यानी +1/2वां पद आपका निकल आएगा। अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसमें मध्यांक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है आपका मध्यांक बराबर n/2 प्लस यफ, यल यहाँ पर आपका हो जाएगा बटे एफएम, ठीक है, और गुणे CI। अब ये आप देखेंगे, ये आपका सूत्र होता है क्या, ये आपका सूत्र होता है। CI मतलब क्या होता है, वर्ग विस्तार होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, एफ होता है आपकी आवृत्तियाँ। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, अवर्गीकृत आंकड़ों से, अच्छा आपको जो दिया जाता है वो अति लघुत्तरीय में जो प्रश्न दिया जाएगा वो छोटे वाले दिए जाएंगे, दीर्घोत्तरीय में आपको बड़े वाले दिए जाएंगे। तो अगर आपको बड़े वाले प्रश्न करना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपसे मतलब कि 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न या 1 प्रश्न करने होंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे देखिएगा अगला प्रश्न 13वां नंबर, अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों से मतलब कि मध्यमान निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखें, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तब निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। कौन सी, देखिए पहली विधि ये है कि श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी भी संख्या को अनुमानित माध्य मान लेते हैं, और इस माने हुए माध्य को कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कल्पित माध्य बोलते हैं। और साधारण कल्पित माध्य वितरण की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रख करके ही मानना चाहिए, जिससे विचलन कम आए और गणना में सरलता रहे। ठीक है, दूसरी बात, इस कल्पित माध्यम में विभिन्न श्रेणी के पद मूल्यों की तुलना करके विचलन ज्ञात करते हैं, और कल्पित माध्य यदि पद मूल्यों से अधिक होता है तो विचलन ऋणात्मक आएगा, अगर ये यदि कम होता है तो वो मान धनात्मक आएगा विचलन का। तो ये आपका हो जाता है ठीक है विचलन। ठीक है, विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं। विचलन जो होता है, जैसे मान लेते हैं आपका विचलन जैसे 45 और 49 दिया है, वर्ग विस्तार CI दिया है। ठीक है, 45 49 आपको दिया जाएगा, 45 और 49। ठीक है, अब 45 49 के बीच में आपको मान लेते हैं आवृत्ति भी दी जाएगी। ठीक है, उसमें तो 45 और 49 के बीच में क्या अंतर होता है आपका, क्या अंतर होता है, वैसे आप देखेंगे पहले तो ऐसे दिखेंगे, कितनी संख्याएं दी गई, तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे लिखते चलेंगे, विचलन आपको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो विचलन आपका होता है, वो विचलन तो ऐसे आप ऊपर से करते जाएंगे तो विचलन निकलता चला जाएगा। उसके बाद में फिर आप जो है फिर माइनस का चलेंगे, फिर 0 हो जाएगा। ऐसे जो विचलन होता है आपका निकालने के लिए, डी जो होता है सीधा सीधा, मान लेते कोई श्रृंखला आपको दी जाए, ठीक है, वर्ग विस्तार दिया जाता है आपको उसमें, जैसे 45 49 दिया जाएगा। ठीक है, 45 49 हो गया, ऐसे आपको नीचे दिया गया 40 44। ठीक है, अब इसमें आपको इधर आवृत्ति दी होगी, तो आवृत्ति 2 3 ऐसे जो भी दिया जाए वो आवृत्ति आपको दी जाएगी। अब जैसे जब मानक विचलन निकालते हैं, मतलब विचलन निकालते हैं, तो डी जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, पहले लिखेंगे 4, मतलब जितनी संख्याएं दी जाएंगी लंबा सा वो आप देख लें कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मान लेते हैं, अगर 10 संख्या है, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, अगर मान लेते हैं 10 संख्या दी जाएगी। ठीक है, 10 संख्या अगर दी जाएगी तो आप, या 11 संख्या दी जाएगी तो आप उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि 11 दी जाएगी तो आप 5 मानेंगे, अगर 9 दी जाएगी तो आप 4 ऊपर से लिखेंगे, 4 3 2 1 फिर 0, फिर -1 -2 माइनस, ऐसे विचलन ये निकल जाएगा। और आवृत्ति से विचलन को गुणा कर देंगे तो आपका FD निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आवृत्ति विचलन निकल जाएगा। तो इसे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 निकल जाएगा, तो ये FD निकलेगा। तो इस तरीके से आपका ये निकलेगा। तो इसको एक दिन मतलब कि ये ऐसे समझाना होता है आपको, तो फिर उसमें माध्य दूसरे तरीके से निकलता है। ठीक है, ये लंबा सवाल होता है। व्यक्तिगत श्रेणी में सभी विचलनों को धन और ऋण का ध्यान रखते हुए जोड़ लेते हैं, और खंडित व सतत श्रेणी में प्रत्येक विचलन को संबंधित आवृत्ति से गुणा करके उसके बाद गुणनफलों का योग कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। अब जो जोड़ते हैं सभी को,
जोड़ने के बाद में आपका जो आता है उसको सिग्मा एफ डी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर्स को सभी जितना नंबर आपका आपका वो दिया होता है, आवृत्तियाँ दी होती हैं, उन आवृत्तियों को भी जोड़ लेते हैं, तो उसको जोड़ने पर जो आता है, ठीक है। और जो आपका वो जोड़ने पर आता है, क्या बोलते हैं, गुणा करने पर आवृत्ति और विचलन को गुणा कर देते हैं, जो मिलता है उसको जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी बटे एन, जो इसका सूत्र होता है यम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है, बटे एन गुणे सी आई, ये सूत्र होता है। तो आप इसमें रख देंगे, आपका उत्तर निकल आएगा, ठीक है। तो इन योगों में पदों की संख्या का भाग देते हैं। भागफल यदि धनात्मक आता है तो कल्पित माध्य में उसको जोड़ देते हैं, और यदि ऋणात्मक आता है तो कल्पित माध्य से घटा देते हैं, और उत्तर आपके सामने हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक मतलब कि क्या होता है आपका, मध्यांक मतलब आपका माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए पदों को आरोही आरोही क्रम में करने पर, देखिए ये पद आपका दिया गया था 10, 25, 17, 18, 9, 19 और 12। अब इसको आपने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी आप बनाओ चाहे ना बनाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे आप गिन सकते हो कि 7 संख्याएं हैं, विषम संख्या मतलब कि 7 संख्या नहीं दी गई है, तो 3 तीसरे नंबर पर जो आएगा वही होगा। देखिए 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, चौथा संख्या जो आएगी 17, 17 आपका उत्तर होगा। कैसे होगा, हल करते हैं। अब इसको आपने पद में लिख लिया कैसे, 9, 9 सबसे छोटा है, 9 से बड़ा फिर 10 है, फिर 10 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा इसमें 17 है, 17 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 19, फिर 20। अब आप देखेंगे इसमें क्या होगा, यन कितनी संख्या 7 है, 7 यन प्लस 1 बटे 2वां पद होता है आपका सूत्र माध्यिका का, ठीक है। मध्यांक का सूत्र या माध्यिका मध्यांक बात एक ही है, तो 7 + 1 बटे 2 हो जाएगा। तो 7 1 8 बटे 2, यानी कि 8 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 चौको 8, यानी 4 आपका आ जाएगा। अब चौथे नंबर पर आपका क्या है, 17 आता है, तो यही आपका 17 हो जाएगा, माध्यिका क्या होगी, 17 हो जाएगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यही सब प्रश्न आपके अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता पाइएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा मध्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए 59, 60, 50, 25, 27, 25, 83, 66, 14, 75, 74, 60, 0, मतलब कि 4, 0, 4, 95, ये आपको दिया गया मध्यमान निकालने के लिए। मध्यमान मतलब कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य को एक्स से, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है सीधा सीधा पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, ठीक है, यानी सिग्मा एक्स इसको बोलते हैं पदों के योग को, और पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स कितना होगा, इन सभी संख्याओं का जोड़, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, और जितना मान आएगा, मान लेते 717, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 717 आएगा। सभी संख्याओं को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 717 आएगा। और कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 संख्या है। 717 जोड़ने पर आया 14 1 9 14, और 14 मतलब पंचे कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक यहाँ पर चला 17 हो गया, फिर 14 1 9 14 हो गया, ठीक है, 14 1 9 14, फिर 3 यहाँ से फादिल हो गया, फिर 0 हुआ, 14 दूना 28, 2 यहाँ पर आ गया, तो फिर 2 फादिल हुआ, फिर 20 हो गया, 14 1 9 14। तो इस तरीके से 51.21 जो है आपका ये अप्रॉक्स आंसर आ गया, ठीक है। तो 51.21 ये आपका अगर बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 14 लोगों में, ठीक है, 14 लोगों में 51 रुपये 20-21 पैसे आपको मिल जाएंगे, सभी को बराबर बराबर भागों में, अगर आप मैथ में समझें इसी को औसत में, ठीक है। तो औसत भी निकालने का यही सूत्र होता है जो समांतर माध्य निकालने का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको निकाला। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुलक या बहुलांक की परिभाषा और सूत्र बताइए। बहुलांक से आशय उस पद या मूल्य से होता है जो किसी समंक श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है, इसे भूयष्टक भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने बहुलांक को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया, जैसे कि एलहांस महोदय कहते हैं कि बहुलांक एक संपर्क माला का वह पद होता है जो सबसे अधिक बार आता है, यह श्रेणी के बाहुल्य मूल्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होता है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो वास्तव में फैशन या प्रचलन कहा जा सकता है। मॉड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है, मतलब कई बार आता है वो संख्या। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें क्राक्स्टन और कोडाउन कहते हैं कि बहुलांक विभिन्न अंकों का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पर मूल्य केंद्रित होते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं कि माप के पैमाने पर बहुलांक वह बिंदु है जहां पर वितरण में सबसे अधिक अभिवृत्तियां केंद्रित होती हैं। जैसे बहुलांक में कोई श्रृंखला आपको दी जाए, जैसे 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया, फिर 3 दिया गया, फिर 4 दिया गया, फिर 3 दिया गया, फिर 4 दिया गया, फिर 8 दिया गया, फिर 9 दिया गया। अब आपसे पूछेगा इसमें बहुलांक क्या है, देखेंगे बहुल अंक कौन सा है इसमें से,
4 एक बार आया है, फिर 2 बार, 4 आपका 3 बार, यहाँ पर 4 3 बार आया है, 3 आपका 2 ही बार आया है, यानी कि 4 जो है वो आपका कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 जो है दी गई श्रृंखला में बहुलांक है, 1 4 2 4 और 3 4, ये बहुलांक होता है। ठीक है, बहुलांक का अर्थ लिखते हुए उसके ज्ञात करने की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे ही बहुलांक कहते हैं। बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है, एक तो अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरे वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों की अगर बात करें तो अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलांक ज्ञात करने के लिए निरीक्षण विधि के द्वारा देखते हैं कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे यहाँ पर 4 आपका 3 बार आया तो 4 वो हो गया, तो जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलांक होता है। तो पहला बात तो ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है आपका बहुलांक मतलब वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलांक निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। वर्गीकृत आंकड़ा आपके समक्ष दिया गया तो फिर आपको बहुलांक सूत्र निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, फिर उसमें बहुलांक का तरीका ये होता है। देखिए पहला होता है मोड, मोड बराबर 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन, यानी कि आपको समांतर माध्य अगर माध्यिका दी गई है और माध्य दिया गया तो दी गई श्रृंखला का सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और माध्य निकालेंगे। माध्यिका जो आएगी उसमें 3 से गुणा कर देंगे, मान लेते हैं माध्यिका आपकी 4 आई तो 4 से 3 में गुणा कर देंगे, माइनस अगर मान लेते हैं मान मतलब मध्यमान आपका कितना आया 2 आया तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 दूना 4 और 4 तेई 12, 12 माइनस कितना 2 दूनी 4, 4 12 माइनस 4 बराबर 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा बहुलांक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यानी कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये आप घटाएंगे तो आपका मॉड निकल आएगा। या फिर इसी को दूसरे तरीके से अगर आप करेंगे तो भी आपका निकल आएगा। कौन सा सूत्र होता है, अच्छा मोड को आप यमओ शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है यल प्लस यफ ए बटे यफ ए प्लस यफ बी, ठीक है, यफ ए प्लस एफ बी और गुणे सी आई। अब इसको निकालने का सूत्र जो होता है इसमें जो यल होता है सबसे पहले जानिए क्या होता है। यल जो होता है बहुलांक वाले वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा होती है यल। इसके अलावा यफ ए जो होता है बहुलांक वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर के वर्गीकरण वर्गांतर की आवृत्तियां होती हैं। यफ बी जो होता है बहुलांक वाले वर्गांतर के ठीक नीचे के वर्गांतर की आवृत्तियां होती हैं। और सी आई जो होता है आपका, सी आई क्या होता है, सी आई की अगर बात करें तो सी आई वर्ग विस्तार के अंग होते हैं। तो इस तरीके से बहुलांक ज्ञात करने की दूसरी विधि होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रृंखला जो दी जाती है उसमें आसानी से आप बता पाते हैं कि कौन सा बहुलांक होगा। क्लियर, तो बहुलांक का सूत्र ये क्या होता है कि एक तो माध्यिका और माध्य निकाल करके आप तुरंत उत्तर ला सकते हैं, और दूसरा जो है आप अगर जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े ही आसान तरीके से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये निकलता है बहुलांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरिलेशन के, कोरिलेशन माने सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। तो कोरिलेशन के विभिन्न प्रकार में कोरिलेशन कई प्रकार के होते हैं। एक तो धन कोरिलेशन यानी कि धनात्मक, एक भुज कोरिलेशन होता है, एक शून्य कोरिलेशन होता है, एक कुल बिनर कोरिलेशन होता है। तो ये 4 प्रकार के आपके सहसंबंध होते हैं, कोरिलेशन होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 19 नंबर, कुर्टोसिस वक्र क्या होता है, बताएं। कुर्टोसिस वक्र क्या होता है, तो जब मीडियन मीन और मॉड यानी कि माध्यिका माध्य और बहुलक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं तो वक्र पूरी तरह सीमित होता है और इसी को बोलते हैं कुर्टोसिस वक्र। जब माध्यिका माध्य और मोड जो होते हैं एक ही बिंदु पर, माध्यिका माध्य और बहुलक एक ही बिंदु पर होते हैं तो वही क्या होता है, वही कुर्टोसिस वक्र कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखिएगा अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है, स्टैटिस्टिक्स की क्या सीमाएं हैं, मतलब कि सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं। तो पहली सीमा ये है कि सांख्यिकी जो है यह क्वालिटेटिव सूचनाओं का ज्ञान नहीं देती है, यानी कि जो क्वालिटी वाली सूचनाएं होती हैं उसको नहीं देती है। संख्यात्मक यानी क्वांटिटी पर ध्यान देती है, क्वालिटेटिव वाले मुद्दों पर ध्यान कम देती है। दूसरी बात, यह प्रत्येक आंतरिक कहानियों का ज्ञान नहीं देती है। क्लियर, इसके अलावा यह दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स केवल एवरेज के लिए सत्य होता है, सभी मानों के लिए नहीं। तो इस तरीके से स्टेटिस्टिक्स की ये सीमाएं होती हैं। क्लियर, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न दी गई संख्याओं
5 6 7 7 7 8 9 10 का बहुलक क्या होगा। अब देखिए इसमें 7 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। वैसे आपको दिख गया कि 3 बार 7 आया है, यानी कि बहुलक जो है इसमें क्या है, 7 है, क्योंकि 7 की बारंबारता इसमें लगातार आई है। ठीक है, तो 7 क्या है, ये बहुलक है इसमें। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धन कोरिलेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। धन कोरिलेशन के अंतर्गत यक्स वेरिएबल बढ़ता है, एक्स वेरिएबल का बढ़ना और घटना वाई वेरिएबल के बढ़ने या घटने से जुड़ा हुआ होता है। मान लेते हैं यक्स का मान जब बढ़ता है, कोई यक्स माने कोई एक वस्तु है, तो उसका मान जब बढ़ेगा तो जो वाई होती है यानी कि दूसरी वस्तु है उसी से रिलेटेड होती है, तो उसका भी मान बढ़ता है। मान लेते हैं जैसे गन्ने का अगर दाम बढ़ेगा तो चीनी जाहिर सी बात है महंगी बिकेगी, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनती है, गन्ने के रस से चीनी बनती है। तो इसीलिए क्या होता है कि इन दो गन्ने और चीनी में क्या संबंध है, उसमें कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है, धनात्मक कोरिलेशन है कि जब x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा, जब x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा। तो जब x का मान बढ़ता है तब y का मान भी बढ़ता है, y का मान बढ़ता है तो x का मान भी बढ़ता है। तो ये होता है आपका धनात्मक कोरिलेशन। इसके ठीक विपरीत होता है आपका ऋणात्मक कोरिलेशन। ठीक है, जैसे यील्ड और रेनफॉल हो गया, पिता पुत्र की लंबाई हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन कोरिलेशन का पूर्णता उदाहरण, लोहे की गेंद की लंबाई प्रत्येक डिग्री तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ये होता है कोरिलेशन आपका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। स्पीयरमैन का सूत्र लिखिए। स्पीयरमैन का सूत्र है, देखें, P बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन गुणे एन स्क्वायर माइनस 1। ये सूत्र होता है स्पीयरमैन का सूत्र, यही है। ये सूत्र आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और अति लघु उत्तरीय में, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ओजाइटिव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संचयी बारंबारता बटन को जब आलेख दिखाते हैं तो ऐसे आलेख को ओजाइटिव कहते हैं। वर्ग की बारंबारता को उस वर्ग की ऊपरी सीमा पर ए बिंदु के द्वारा अंकित कर लिया जाता है और इन बिंदुओं को मिला करके एक ऐसे ओजाइटिव की रचना होती है जिससे किसी विशिष्ट मान से कम अथवा अधिक मानों की बारंबारता का पता चल जाता है, जैसे संचयी बारंबारता बटन का पहले किया गया था। तो इस तरीके से ओजाइटिव यही होता है, संचयी बारंबारता बटन को जब आलेख दिखाते हैं तब ऐसे आलेख को ओजाइटिव कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, बारंबारता बहुभुज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आयतों के शीर्षों के बीच बिंदुओं को या मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चित्र प्राप्त होता है उसे बारंबारता बहुभुज कहते हैं। तो आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो चित्र प्राप्त होता है उसी को बारंबारता बहुभुज कहते हैं। ठीक है, और आयत चित्र से प्राप्त बारंबारता होती है। प्रत्येक छोर पर शून्य बारंबारता का एक वर्ग इसलिए जोड़ दिया जाता है जिससे बहुभुज क्षैतिज अक्ष पर छू जाए। तो ये होता है बारंबारता बहुभुज। अगला प्रश्न है, माध्य अथवा समांतर माध्य पर टिप्पणी कीजिए। तो किसी समूह के पदमानों के योगफल को उसके पदों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। समांतर माध्य का सूत्र होता है x+1, मतलब x1 x2 मैंने जितनी संख्याएं दी गई सबको आप जोड़ दीजिए और कितनी संख्या दी गई उसको उसी से भाग दे दीजिए, आपका निकल आएगा क्या, जो है बारंबारता निकल आएगी। यदि बारंबारता बंटन में पदमानों यानी x1 यानी संख्या x1 वाली संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे ही यानी कि जितनी संख्या दी है वहां तक उसकी बारंबारता क्रमशः f1 f2 व fn हो तो क्या होगा, सूत्र क्या होगा, f1 यानी कि इसका गुणा इसके साथ होगा x1 f1 गुणे x1। ठीक है, फिर दोनों, फिर उसके बाद में प्लस x2 गुणा f2। ठीक है, और इसके वाला में जैसे x3 तो f3 ऐसे से होगा जितना चक्कर जाएगा। तो fn मतलब xn बटे गुणे fn। ठीक है, इसे प्लस कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, f1 प्लस f2 प्लस जितना होगा वो गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, हो जाएगा आपका। मान लेते कोई बारंबारता आपको बंटन दिया गया है, उसमें एक संख्या मतलब संख्या कोई दी गई, मान लेते हैं 2 3 4 5 आपको दिया गया संख्या। ठीक है, और 6 मान लेते हैं, ये ऐसी संख्या दी गई 2 3 4 5 6। अब अगली संख्या f1 आपको दिया गया 1 2 3 5 4, आपको ये संख्या दी गई है। अब करना क्या है, तो आपकी f1 x1 कौन है, ये है x1, तो इससे आपको गुणा करना है। तो सूत्र में क्या है, इसे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा प्लस ऊपर फिर 2 3 दूनी 6 6 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा, ऐसे 5
पाँच पचास मतलब पचाम 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाएगा। अब सभी को आप जोड़ लीजिएगा और उसके बाद नीचे बटा बटा क्या करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस Fn, यानी ये पूरा का पूरा आपका जुड़ जाएगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 ये हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा, 6 2 8 और 12 8 20, 20 और कितना हो जाएगा ये 24 हुआ था ना, 4 5 20 नहीं 20, ठीक है। 55 25, ठीक है। 6 चौके 24, तो एक आपका ये 25 होगा और ये आपका 20 होगा, ठीक है, मतलब 24 24 हो जाएगा। तो ऐसे आप जोड़िएगा, 6 2 8, ठीक है, और 12 8 20, 20 और कितना हो जाएगा, 20 20 40, 20 23 मतलब कि 20 20 23 60 हो जाएगा आपका ये 60, और उसके बाद में 5 4 9 कितना हो जाएगा, मतलब कि 69 हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए, अब इसको आप 15 से भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही आपका हो जाएगा माध्यिका, ठीक है, मतलब कि सॉरी मतलब कि माध्य हो जाएगा, क्लियर, यानी कि समांतर माध्य। तो इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं आप अगर ऐसे दिया हो। आगे देख 27 नंबर प्रश्न है, माध्यिका के गुण और अवगुण लिखिए। माध्यिका के गुण की बात की जाए तो पहली बात, यह सुनिश्चित मान होता है माध्यिका। दूसरी बात, इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसका परिकलन भी बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। तीसरी बात, यह चरम प्रेक्षणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है माध्यिका, तथा यह जो है इसके वेड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है माध्यिका। इसके अलावा इसे विवृतांत वर्ग वाले बंटन से भी अभिकल्पित कर सकते हैं माध्यिका को। तो ये 4 गुण है इसके। अगर इसके अवगुण की बात की है माध्यिका के, तो सम संख्या वाले प्रेक्षणों की दशा में माध्यिका का अभिकलन संभव नहीं है, क्योंकि आप माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि विषम संख्याएं ही होती हैं। क्योंकि मान लेते हैं इसे 1 2 3 और 4, मान लेते 4 संख्या दी गई, तो इसका माध्यिका क्या निकालेंगे आप, अब माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका ही नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि 2 संख्याएं इधर और 2 संख्याएं इधर हो गई, बीच में कोनो संख्या बचेगी नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो माध्यिका हमेशा विषम संख्याओं की निकलती है, सम संख्याओं की नहीं निकलती है, इसके अवगुण है। हम केवल मध्यमानों के समांतर माध्य का विकलन ही कर सकते हैं, माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात, मीडियन अपेक्षाकृत कम अस्थायी होते हैं, विशेषकर जब सैंपल छोटा होता है तो कम अस्थायी होते हैं। ये इस तरीके से इसके अवगुण है माध्यिका के। 28 नंबर प्रश्न है, मानक विचलन के गुण और अवगुण बताइए। मानक विचलन के गुण और अवगुण की बात की जाए तो पहला गुण ये है कि मानक विचलन का कि यह माध्य से बड़े बंटन के विचलन का केवल एक अंक में ही मतलब संक्षेपण कर देता है, इसे परिवर्तित के यूनिट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा गुण ये है कि यह इसका सूचक भी है कि किसी विशिष्ट या सॉरी किसी व्यष्टिगत में माध्य से विचलन मतलब विचरण में मिलने वाला अंतर वास्तविक है या फिर संयोग से आ गया है, इसका भी एक प्रकार से वो मतलब की जानकारी रखता है। इसके अलावा जो आपका मानक विचलन होता है वो क्या करता है, मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन त्रुटि के परिकलन में सहायता भी करता है। मान निष्कर्षों के लिए इसके द्वारा सैंपल के आकार के निर्धारण में सहायता भी मिलती है। तो ये आपका गुण होता है मानक विचलन का। अवगुण की बात की तो अवगुण कम ही होता है, यह केवल चरम मानों को ही प्रभावशाली बनाता है। पहले विचलनों का वर्ग निकालना होता है इसमें, बाद में इनका मूल्य निकालना एक लंबी प्रक्रिया होती। तो यही अवगुण है कि एक लंबी प्रक्रिया होती मानक विचलन निकालने की, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका अवगुण है, बाकी सारी चीज़ें ठीक होती। प्रमाणिक विचलन एक होता है, ठीक है, ये होगा आपका मानक विचलन, और एक होता है आपका प्रमाणिक विचलन, ठीक है। देखें 29 नंबर प्रश्न है, माध्य की मानक त्रुटि क्या होती है। तो किसी सैंपल के मानक विचलन को सैंपलों की संख्या में विभाजित करने पर मानक त्रुटि ज्ञात की जाती है। अगर क्या करेंगे, जो मानक विचलन होता है उसको सैंपलों की संख्या से अगर आप भाग दे देंगे, ठीक है, तो आपका निकल आएगा मानक त्रुटि। जैसे मान लेते यस ई एम बराबर क्या होता है, यस ई एम क्या होता है, मानक माध्य की मानक त्रुटि को यस ई एम बोलते हैं, और ये आपका लेमडा माने मानक विचलन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यन का मतलब होता है समस्त सैंपलों की संख्या का वर्गमूल। अब देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन बटे इस मतलब कि अंडर रूट यन बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब कि ये आपका हो जाएगा और अंडर रूट यन, तो यहाँ पर आपका ये निकल आएगा। सूत्र होता है माध्य की मानक त्रुटि निकालने का, ये बात ध्यान रखें, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यमान विचलन यानी कि मध्यमान विचलन, इसको एमडी बोलते हैं, ज्ञात करने का सूत्र बताएं। तो अवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अव्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं उनके लिए सूत्र होता है मध्यमान विचलन निकालने का। एमडी यानी मध्यमान विचलन बराबर क्या होता है, सिग्मा सिग्मा डैश डी डैश
बटे यन बराबर, यानी इसी को बोलते हैं सिग्मा डी डैश का मतलब कि मॉड एक्स, मतलब कि एक्स सिग्मा एक्स और बटे यन। यहाँ पर ये जो सिग्मा जो है यक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, मध्यमान से लिए गए प्राप्तांकों के समस्त विचलनों का योग बोलते हैं इसको। ठीक है, यन जो है वो प्राप्तांकों की संख्या है, डी जो है ये आपका क्या है, यक्स माइनस यम प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन है, और यम आपका मध्यमान होता है। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, सूत्र क्या होता है आपका, ये वाला सूत्र। क्लियर। आगे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है, विचरणता गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विचरणता गुणांक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है, जैसे सूत्र देखिए, यस डी बटे माध्य गुणे 100। यस डी माध्य विचलन होता है, और माध्य आप जानते ही हैं, गुणे 100 कर दो तो आपका विचरण गुणांक निकल आएगा। ये बात ध्यान, विचरण गुणांक निकालने के लिए आप माध्य विचलन निकालें पहले, उसके बाद में माध्य निकालें, और माध्य और उसको भाग कर दें और गुणे 100 कर दें, जो उत्तर आएगा वही आपका हो जाएगा विचरण गुणांक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सहसंबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहसंबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई यन जीवों की एवं भार, सॉरी, यहाँ पर जो यन है वो जीवों की ऊंचाई एवं भार मापने की एक, मतलब मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई का और दूसरा जो होता है वो भार का होता है। ठीक है, एक ऊंचाई का दूसरा भार का होता है। अतः ऐसे बंटन को जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के दो मान होते हैं द्विचर बंटन कहते हैं। और द्विचर बंटन में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों चर में कोई संबंध है। सहसंबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। यदि एक चर में परिवर्तन होगा दूसरे चर में भी परिवर्तन होगा तो दोनों चर सहसंबंधित कहलाते हैं, कोरिलेटिव कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये होता है आपका सहसंबंध। ठीक है, कि एक वस्तु के मान में परिवर्तन हुआ तो दूसरे वस्तु के मान में भी परिवर्तन आपको दिखेगा। 33 नंबर प्रश्न है, ऋणात्मक और धनात्मक सहसंबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है, तो या फिर एक मान कम करने पर दूसरे मान कम हो जाता है, तो इसे पॉजिटिव सहसंबंध या सकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये वेरिएबल 1 एक है, एक वेरिएबल 2 है एक। ठीक है, और ये आप देखेंगे अब इस तरीके से एक का मान बढ़ा तो फिर दूसरे का मान भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत घटा। ठीक है, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर ऐसे ऐसे ये क्या होता है, एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान बढ़ता है, दूसरे का मान घटने पर उसका मान भी घटता है, तो ये सहसंबंध होते हैं पॉजिटिव। इसके विपरीत सहसंबंध को निगेटिव या फिर प्रतिलोम कहते हैं, जब इसके वेरिएबल्स विपरीत दिशा में विचलित होते हैं। जैसे शरीर के भार में वृद्धि के साथ इसकी औसत लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके भार में वृद्धि होती है तो आपकी लंबाई जो होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो आपकी क्या होती है, यानी कि आपका कोई चीज़ बढ़ रहा तो आपका कोई चीज़ कम हो रहा, तो ये सहसंबंध जो होता है नकारात्मक सहसंबंध होता है। क्लियर, मानिए आप एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से आप घट रहे हैं। ठीक है, जब क्या होगी, गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी हो लेकिन चीनी का मूल्य घट जाए, तो ये होता है आपका, या चीनी गन्ने का मूल्य घटा रहे और चीनी का मूल्य बढ़ जाए खूब ज़्यादा। ठीक है, तो ये होता है आपका नकारात्मक सहसंबंध। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 34 नंबर, सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो हिस्टोग्राफ के समान प्रकीर्ण चित्र में प्रेक्षणों का प्रदर्शित करने की एक विधि होती है सहसंबंध गुणांक, किंतु इससे किसी प्रकार के सहसंबंध का आभास नहीं होता। सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, कैसे, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है सिग्मा यक्स माइनस एक्स मॉड गुणे वाई माइनस वाई मॉड बटे अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स मॉड का होल स्क्वायर और गुणे सिग्मा वाई माइनस वाई मॉड का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र किसका, सहसंबंध गुणांक का। इसमें एक वेरिएबल को यक्स और दूसरे को वाई द्वारा के प्रदर्शित किया गया है। इसमें यक्स मतलब कि ये होता है आपका, एक यक्स जो है एक वस्तु है और वाई जो है दूसरी वस्तु है। ठीक है, तो यक्स तथा वाई वेरिएबल्स के दो सेटों के माध्य हैं, एक्स डैश मतलब कि एक्स माइनस एक्स और वाई माइनस वाई के मध्य मतलब माध्य से विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अतः सिग्मा यक्स माइनस एक्स मॉड गुणे वाई माइनस वाई मॉड में प्रत्येक व्यष्टिगत के लिए माध्य एक्स मॉड और यक्स के विचलन को तथा दूसरा माध्य वाई डैश मतलब कि वाई मॉड से वाई विचलन को प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह जो ऊपर लगा इसको मॉड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका सहसंबंध गुणांक का सूत्र, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 35 नंबर,
मानक विचलन की परिभाषा दीजिए। तो किसी श्रेणी का प्रमाप विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समानांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। ये बात ध्यान रखें, क्या होता है? किसी श्रेणी का प्रमाप विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य के विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है मानक विचलन। क्लियर? मानक विचलन को प्रायः ग्रीक वर्ण अक्षर जो है सिग्मा, उससे प्रदर्शित किया जाता है। मानक विचलन को सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा ये है, ठीक है, और ये वाला कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और लघु रूप में इसको एसडी भी बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इस श्रेणी क्रम विधि का उपयोग लिखिए। श्रेणी क्रम विधि का क्या उपयोग है? देखिए, पहला उपयोग ये है कि जब वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान क्रम में दिए हों तो श्रेणी क्रम विधि का प्रयोग होता है। दूसरा, जब प्राप्तांक अव्यवस्थित रूप में दिए हों तब भी। तीसरा, जब पदों की संख्या 30 से कम हो, इस विधि का उपयोग परिणाम देता है। इसके अलावा जब दो परिणामों में सत्यता और विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो तब भी श्रेणी क्रम विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जब वास्तविक प्राप्तांक के स्थान पर क्रम में दिए होते हैं तो वो भी आपका श्रेणी क्रम विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये कई उपयोग हैं श्रेणी क्रम विधि के, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आसानी से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न 37 नंबर, सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य होता है? सृजनात्मकता किसी नवीन रचना या विचारों का क्या करती है? प्रस्तुतिकरण करती है। केवल कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार आदि ही अब सृजनात्मक नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि यह माना जाने लगा है कि व्यक्ति के जीवन में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। अतः आज संसार के हर देशों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए इस परीक्षण के द्वारा उच्च सृजनात्मकता वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है, जो ज़्यादा मतलब एक चीज़ सृजन करने की क्षमता जिनके अंदर ज़्यादा होती है। उन सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? जैसे सब चीज़ों को तुरंत समझ जाएं, जान जाएं, ठीक है, जल्दी एक बार पढ़ें तो इनको याद हो जाए, तो सृजनात्मकता यानी उपन्यासकार के पास, संगीतकार के पास, चित्रकार के पास, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। तो अब इनको छोड़ करके हर एक व्यक्ति को माना जा रहा है जो कि अन्य क्षेत्रों में अपने अपने टैलेंट दिखा रहे हैं। आगे देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना किस प्रकार की जाती है? एसडी की गणना। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहली बात तो प्राप्तांकों का मध्यमान यानी कि सिग्मा एक्स बटे एन आपको ज्ञात करना पड़ता है। अगर आपको अव्यवस्थित कोई आंकड़ा है उससे प्रमाणिक विचलन अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले काम क्या होगा? आप क्या निकालेंगे? आप मध्यमान निकालेंगे संख्याओं का। दूसरी बात, मध्यमान यानी कि यम से समस्त प्राप्तांकों का विचलन यानी डी जो होता है उसको ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद में फिर समस्त विचलनों यानी डीएस का वर्ग ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद में समस्त विचलन वर्गों का योग यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होगा। इसे जो है सिग्मा डी क्यूब भी कहते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर को। सिग्मा मतलब कि सिग्मा डी स्क्वायर या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर की अगर बात की, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, स्क्वायर को यन से भाग देना, ठीक है। इसके बाद में होता है, इसके बाद में अगली जो विधि होती है वो भाग फल का आप वर्गमूल ज्ञात कर लें तो जो आपका निकलेगा वही आपका हो जाएगा अव्यवस्थित आंकड़ों से एस डी, ठीक है, मिल जाएगी। तो एस डी बराबर क्या होता है? एस डी को स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन या फिर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन, ये सूत्र होता है स्टैंडर्ड विचलन का यानी कि आपका मतलब कि प्रमाणिक विचलन का, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन से परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं बताएं। तो प्रोजेक्ट मोमेंट विधि जो है वो अधिकांशतः जो कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, उसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है प्रोडक्ट मोमेंट विधि। कार्ल पियर्सन इस विधि के विकासकर्ता माने जाते हैं। कार्ल पियर्सन के द्वारा इस विधि का विकास किया गया और इसीलिए इसे पियर्सन विधि कहते हैं, जो कि कार्ल पियर्सन ने इसको जो है इसका विकास किया था, इसीलिए प्रोजेक्ट मोमेंट विधि को पियर्सन विधि भी कहा जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। किसके लिए होती है? ये सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए होती है। अगला प्रश्न 40 नंबर, उच्च धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? तो कभी कभी यह देखा जाता है कि एक चर में यानी एक वस्तु में परिवर्तन से दूसरे चर यानी दूसरी वस्तु में अत्यधिक परिस्थिति उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाती है। मतलब जब क्या होता है कि
मतलब कि ज़्यादा परिवर्तन हो, जैसे मान लेते हैं कि एक एक्स का दाम बढ़ गया तो फिर वाई का दाम जो है, जो उससे संबंधित वस्तु थी उसका दाम और उसके दुगुना तिगुना टाइप की बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, उच्च धनात्मक सहसंबंध माना जाता है। क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? तो दो चरों की मात्रा अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। उदाहरणार्थ जैसे इंची तथा सेंटीमीटर के मान अनुपातिक रूप से घटते या बढ़ते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध इससे ज्ञात करते हैं, ये इसको बोलते हैं। आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? तो वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आकृतियों के मूल्यों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसी को आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि आवृत्ति आयत चित्र क्या होता है? आवृत्ति आयत चित्र आयतों का वह समूह होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आयत की ऊंचाई तत्संबंधी वर्गांतर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुसार होती है। स्तंभाकृति चित्र निर्माण में वर्गांतरों को x अक्ष पर और आवृत्तियों को y अक्ष पर दिखाया जाता है। इसके बाद में हर एक वर्गांतर की जो निम्न और उच्च सीमा जो होती है, उन सीमाओं पर उस वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात में लंब डाल दिया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर को निम्न और उच्च सीमाओं पर डाले गए लंबों के ऊपरी सिरों को मिला देने पर एक दूसरे के से सटे हुए आयतों का एक समूह ग्राफ पेपर तैयार हो जाता है, जिसे हम आवृत्ति आयत के रूप में जानते हैं। तो ये आवृत्ति आयत चित्र हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई प्रश्नों को समझ लिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।